साइड हो जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी टीचर्स, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जैसे कि आपको पता है DSSB में TGT और PGT के टीचर्स की वैकेंसीज आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो स्पेशली मुझे भी और मैडम एक बार प्लीज़, और JSM मैम को भी, ज्योति मैम को भी आप सभी लोग मैसेज कर रहे थे कि मैडम बताइए प्लीज़ आपने किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है और आपने कैसे दिल्ली में गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल में किस तरीके से अपने गवर्नमेंट टीचर्स आप बनी हो, इट मीन्स ओके। तो मैं आज आपको यहाँ पर जो DSSB में जो वैकेंसीज आई है TGT और PGT को लेकर के, आज मैं उसको काफ़ी खुली पड़ी चर्चा करूँगा। ओपनली मैं आपके सामने यहाँ पे बात करूँगा और मेरे साथ आज के गेस्ट हैं हमारी मैडम JSM मैम। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया। ओके तो मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और मैम जैसे कि आपने इस एग्ज़ाम को जो क्लियर किया है आपने, ठीक है ना, और मैम ने बहुत कम टाइम दिल्ली गवर्नमेंट में अपनी सेवाएं देते हुए इस जॉब से रिज़ाइन देने के बाद मैम ने अपने आप को एक तरीके से एक कसम खाई है कि मैं उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स को स्पेशली जो वाकई में मेहनत तो करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, उन्हें अप्रोच नहीं मिल रहा है, किस अप्रोच से पढ़ाई करनी चाहिए, कैसे आप दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। और दोस्त, ये पहली बार बहुत अच्छा मौका है TGT और PGT में। ठीक है, तो आइए मैं ये कमांड मैडम को देना चाहता हूँ। ठीक है ना मैम, प्लीज़ आप एक्सप्लेन करिए इन सभी के बारे में कि कैसे कैसे क्या चीज़ें। आप अपना प्लीज़ आप इंट्रो दीजिए प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे TGT PGT का मैथ्स के सारे टॉपिक्स मैं ही लूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। आई एम ज्योति शाह, पास आउट फ्रॉम रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आई हैव क्लियर्ड नेट JRF। अब पता है ना सबको नेट JRF क्या होता है, ऑल ओवर सबको पता होगा। ठीक है, नेट JRF ऑल इंडिया रैंक 47। आई हैव अ 6 year एक्सपीरियंस इन टीचिंग, एक्स फैकल्टी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली। तो मैम मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आज के सेशन में आप ये बताओ कि स्पेशली मैं ये देखता हूँ कि जो बच्चे TGT PGT के जो थे, स्पेशली जो मैथ्स की मैं बात करूँ, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु इज कंफ्यूज पर्टिकुलर इन द सिलेबस कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट शुड नॉट टू रीड। इज इट क्लियर? क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैडम इसके बारे में आपको एक एक करके आप सिलेबस डिस्कस कीजिए कि कैसे कैसे क्या होगा जी। इस एग्ज़ाम में तो मेनली देखा जाता है कि वो कैंडिडेट्स होते हैं जो मोस्टली किसी स्कूल में टीचर्स होते हैं जी, जिनके पास टाइम नहीं होता पढ़ने का। वो पूरा 8 to 2 बिल्कुल जॉब करते हैं, फिर फैमिली होती है, बहुत सारा, बिल्कुल टाइम नहीं होता उनके पास। ठीक है, लेकिन तब भी वो चाहते हैं कि नहीं, हमें गवर्नमेंट टीचर बनना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो सबसे पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जैसे प्राइवेट अगर हम देखें तो पूरे में अगर 100% स्टूडेंट हैं तो अगर मैं मानूँ तो 66% या 67% ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, टीचर्स हैं, गेस्ट टीचर हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग है। लेकिन कमी है जो अभी बस BEd करके आए हैं और वो एग्ज़ाम को करेंगे। तो लेकिन वो ज़्यादा फ्रेशर है, लेकिन हमें भी उन्हीं से कंपटीशन करना है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करना है, सबसे पहले पूरा सिलेबस डिस्कस करना है। स्पेशली मैडम उनको इंडिकेट करना चाह रही है, देखिए जो पढ़ रहा है वो तो बढ़ रहा है, जो पढ़ रहा है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन जो पढ़ते पढ़ते रुक गया, भैया अब हमें जॉब कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो या दिल्ली स्कूल में कहीं कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे आप कैसे गेस्ट एज ए गेस्ट टीचर आप कहीं वर्क कर रहे हो, तो सीधी सी बात है आपके पास टाइम कम होता है। और इस टाइम में आप ये चाहते हो कि मुझे स्पेशली मैं
कितना मुझे पढ़ना ये मुझे बता दे कोई, तो मैं जरूर इस एग्जाम को क्लियर कर सकती हूँ। यस या नो मैम? तो मैडम आज आपको वही चीजें सारी एक्सप्लेन करने वाली है, स्पेशली सिलेबस को लेकर के, DSSS, TGT और मैथ्स को लेकर के, ठीक है। तो मैडम एक बार बता दीजिए क्या 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 होता है। देखिए बच्चों, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर तो एक ही होता है, अब तो पता ही है आपको, ऑनलाइन मोड का पेपर होगा। पेपर 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। Yes. लेकिन उसमें 2 पार्ट हो गया है। तो पेपर 1 जो है वो है कॉमन पेपर, Yes, जो yes. आपको कॉमन पेपर जो है वो 100 मार्क्स की वेटेज रखता है कि नहीं है? You can take it any club. Yes. You can take any club. Yeah. तो 100 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो देखो ये 50% मार्क्स यहीं से आप ऑब्टेन कर सकते हो। यानी कि हमें ये कॉमन पेपर छोड़ना नहीं है, ये भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपका 50% में से अगर आपने 40% भी यहाँ से ले लिया, तो आप तो वैसे ही कट ऑफ से थोड़ा आगे बढ़ जाओगे। यानी कि आपका मैडम आपका ये कहना है कि जो पेपर इस 1 पेपर को नहीं छोड़ना है। अच्छा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को मिला के बनते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, दोनों को मिला के ये दिस इज द पॉइंट यू शुड हैव टू बी रिमेंबर इन योर माइंड। ओके, दिस इज द पॉइंट। ओके, तो इस पेपर 1 में एक तो आपका रीजनिंग हो गया। ये पेपर 1 में जो एक आपका रीजनिंग हो गया 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, अर्थमेटिक एबिलिटी के बारे में तुम बता ही दीजिए। अर्थमेटिक तो एबिलिटी देखिए भाई, हमारा सब्जेक्ट है TGT में मैथ्स करने जा रहे हैं, तो भाई ये तो अर्थमेटिक एबिलिटी कर ही लेंगे। बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन ध्यान से, क्योंकि जब भी हमें अर्थमेटिक एबिलिटी के क्वेश्चंस देगा तो कैलकुलेशन देगा, ठीक है ना। तो हमें वो शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, परसेंटेज की शॉर्ट ट्रिक्स, जैसे आपको पता ही है ना। जी जी जी। मैं देखिए यहाँ पे हम लोग कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करने वाले, इसलिए आपको फरफराने की जरूरत नहीं है और टेंशन मत लेना। इस क्लास की लिंक कब होगी, कैसे होगी, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लो। इसकी PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगी। तो देखिए रीजनिंग में 20 मार्क्स के हैं, मैं आपको बता दूँ। देखिए कोडिंग डिकोडिंग कर लोगे अगर आप सिलोगिज्म में कर लोगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इसमें, जैसे डायरेक्शंस हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, क्यूब एंड डाइस हो गया, ये सब कर लोगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। घबराने की जरूरत नहीं है। आप जनरल अवेयरनेस में आपको वही चीजें जो मैंने बातें, जो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, करंट अफेयर्स मतलब में हाँ। DSSS भी ज्यादातर करंट अफेयर्स को फोकस करता है, तो हमें करंट अफेयर्स में ज्यादातर ध्यान देना वो रिसेंटली बेस्ड। बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। अर्थमेटिक एबिलिटी में तो आपको कहने की जरूरत नहीं। इतना तो जब आप स्कूल के ऑलरेडी टीचर्स कहीं होंगे ही, या अगर आप उसके टच में होंगे तो आप तो बिल्कुल कर ही लोगे, ठीक है ना। जनरल इंग्लिश भी आपको पता ही है ना। मेन आपका जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे डेली क्लासेस चला करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नोट्स, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक होगा, वहाँ पर कुछ आपको मिला जुला के आपको 15 to 20 पेजेस के नोट्स मिलेंगे। आप उसको कर लें, दिस इज द सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके मैम, प्लीज टेक इट। यस यस, नेक्स्ट। देखिए बच्चे, पेपर 2 जो है उसमें क्या है, अब वो तो 100 मार्क्स का हो गया। अब बचा ये 100 मार्क्स। अब 100 मार्क्स में इन्होंने इस बार क्या किया है, सब्जेक्ट से तो 90 मार्क्स का पूछ रहा है और टीचिंग एप्टीट्यूड का 10 मार्क्स का ले रहा है, ठीक है ना। तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम मेरे यहाँ से 10 में से आउट ऑफ 9 तो मिलना ही चाहिए, तो उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पे, जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है ना। तो देखिए उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 9th से 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन। तो भाई इतना सब कुछ है, पढ़ने के लिए क्या क्या पढ़ें, हैं सर? जी जी मैम, है ना, बिल्कुल। यानी कि 9th 10th का भी वेटेज है, हाँ। 11th 12th का भी है, ग्रेजुएशन का भी है। ये भाई ग्रेजुएशन का भी आ गया है ना। तो आपको ग्रेजुएशन में भी पढ़ना पड़ेगा। जो भी आपने BSc MSc में पढ़ा है वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी आपको, है ना। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको सिलेक्टेड चीजें होंगी। जो सिलेबस है जितना बताऊंगा सिलेबस, मैडम अभी जितनी बताएंगे, मेन टॉपिक है मैं वही करना, पूरा नहीं पढ़ना। हाँ हाँ, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड होता है। मेन रिविजन होता है, ये ध्यान रखना। हाँ जी मैम, फिर तो जैसे 9th और 10th का देखा जाए तो 20% की वेटेज रखता है ये। बाकी जो है मेन हमारा है 11th 12th। 11th 12th मेरे हिसाब से 11th 12th मान लीजिए मैम से 60 to 70, 60 to 75, हाँ, यानी तो 70 to 80% आप कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम TGT की बात करें तो TGT में ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा 20% मार्क्स पूछ लो या फिर 18, ज़्यादा इतना कुछ नहीं है। ज्यादा इतना ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं है। जी जी। मेन हमारा 11th 12th ही है। तो अगर आपको इस पेपर को क्रैक करना है तो सबसे पहले NCERT 11th 12th की NCERT टिप पे होनी चाहिए, और साथ में RD शर्मा।
बस। आर.डी. शर्मा, बस। और टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन आर.डी. शर्मा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। वो भी ऑब्जेक्टिव वाली आती है ना, उसका भी एक एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाएंगे मैडम। मैम एक एक क्वेश्चन बच्चों को करानी है ना। देखिए बात ये नहीं है, क्वेश्चन आर.डी. शर्मा आप करने बैठ रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो टाइम लिमिट है ना, उसको कैसे कम करना है, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एक ही पैटर्न के क्वेश्चंस होते हैं, उनको करने के शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिए, जहाँ भी आपको जरूरत लगे आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताते चलना, हम लोग उसके अकॉर्डिंग आपके लिए करते चलेंगे, ठीक है मैम। कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट? यस, ओके, नाउ सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट। यस मैम, यस। ये देखिए ग्रेजुएशन का टॉपिक है, ठीक है ना। अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपने मेन जो है वो लीनियर अलजेब्रा ही करना है, ठीक है। मेन हमारा फोकस लीनियर अलजेब्रा पे होना चाहिए। लीनियर अलजेब्रा सबको पता है क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस है या नहीं है, ठीक है ना, कितनी आइगन वैल्यूज आया, कौन कौन सी आइगन वैल्यूज हैं, डायगोनल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस हैं या नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीनियर अलजेब्रा में सारे मैट्रिसेस आ जाते हैं, तो मेन टॉपिक हमारा लीनियर अलजेब्रा ही है। अगर हम देखें 2018 में जो लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 to 7 क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा से ही हैं। यानी कि अगर हम ग्रेजुएशन के क्वेश्चंस की बात करें तो मेन हमारा ग्रेजुएशन से जो है वो मेन लीनियर अलजेब्रा ही है, जिसको हमें नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी 11, 12, 9, 10 प्लस लीनियर अलजेब्रा कर लिया, पेपर क्लियर। मेन हमारा क्या है इसमें, लीनियर अलजेब्रा। तो जो मैं ये कोर्स लॉन्च कर रही हूँ, इस कोर्स में हम लीनियर अलजेब्रा को पूरा करेंगे, ठीक है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कैसे इसमें किया जाता है। जैसे मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, वहाँ पे लीनियर अलजेब्रा की बहुत ज़्यादा वेटेज थी, तो वो बिल्कुल आना चाहिए, तभी सॉल्व होगा पेपर, ठीक है ना। तो देखिए 6 और 7 लीनियर अलजेब्रा मेन है। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। हमने सबने पढ़ा है ग्रेजुएशन में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कितना सब कुछ आता है, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, नंबर थ्योरी, है कि नहीं। अगर हम ग्रुप पढ़ने ही बैठ जाए तो 2 महीने तो ग्रुप में ही ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या करना है, ग्रुप को ऐसे करना है, सिर्फ ग्रुप का माइनर चीज़ें लेनी है, ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप बनाता है कि नहीं, अबिलियन ग्रुप, ग्रुप्स के जो टाइप होते हैं वो पढ़ना है कि नहीं। अब देखिए इसमें जो मैंने एनालिसिस किया है 2014 और 2018 के क्वेश्चंस में, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है उसमें से सिर्फ मेन जो है हमारा नंबर थ्योरी, क्या है, नंबर थ्योरी से क्वेश्चंस को उठाया गया है। अब नंबर थ्योरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि 2 to the power 900 इज डिवाइडेड बाय 17, व्हाट इज़ द रिमाइंडर, है कि नहीं है। तो यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मॉड्यूलस थ्योरम, मतलब जो इसमें नंबर थ्योरम में, नंबर थ्योरी में जो थ्योरम्स हैं जिससे कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है, उस टॉपिक को उठाया गया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। तो यानी हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, मेन हमारा क्या होना चाहिए, नंबर थ्योरी। नेक्स्ट है ओडी एंड पीडी। देखो बच्चों, ओडी और पीडी हमें याद है कि हमने 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो जैसे कि अब मैंने देखा कि 2018 के पेपर में ओडी और पीडी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेनली ओडी से ही पूछा गया, वो भी 12th क्लास के हिसाब से, है कि नहीं है। लेकिन जब हम 2014 का पेपर उठा के देखते हैं तो ओडी और पीडी दोनों से ही पूछा जाता है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ओडी और पीडी दोनों ही पढ़ना है, क्योंकि अब हमें 2021 का एग्ज़ाम देना है ना। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, ओडी पीडी, ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करना, इसका ऑर्डर क्या है, इसका डिग्री क्या है कि नहीं। तो हमें ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रियल एनालिसिस। अब बात आती है कि भैया ग्रेजुएशन का तो 20% ही आएगा, तो हम इतना क्यों पढ़ें। देखिए आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। सिर्फ मैं शॉर्ट ट्रिक्स कराऊँगी कि जहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए रियल एनालिसिस में मेन टॉपिक ही पढ़ना है, जैसे काउंटेबिलिटी, कि ये काउंटेबल है कि नहीं है, रियल नंबर जो है वो काउंटेबल है कि नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर इज काउंटेबल और नॉट, है कि नहीं, इंटीजर्स इज काउंटेबल और नॉट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यही सब पढ़ना है।
नेक्स्ट है रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज भी पढ़नी है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ये भी ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ठीक है, ताकि हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, हैं, सीरीज कन्वर्जेंट है या नहीं है, डाइवर्जेंट है या नहीं, ये सब पूछा गया है। नेक्स्ट है, देखिए ग्रेजुएशन में तो यही है इम्पॉर्टेंट। एक और टॉपिक है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट। अब ये बात आती है कहाँ का टॉपिक है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट जो है वो है टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का, है कि नहीं है। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंट अब हम करने जा रहे हैं। इसमें हम इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा दिस वन, यस सर। अब हमारा आ गया 11। ये पूरी ग्रेजुएशन का मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आता है 11-12 का टॉपिक, जिसको इन्होंने अलजेब्रा, कैलकुलस, इन सब में मैंने डिवाइड करके पूरे को टॉपिक को डाला है। बेसिकली मैं आपको इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, इसलिए मैंने आपको अपना सिलेबस दिया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP, GP, है कि नहीं है, सबको पता है AP, GP, HP सीरीज। नेक्स्ट है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में मैम दिस सेट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, यस सर। देखिए ये दिस वन, नो दैट फ्रॉम दैट्स वन, व्हिच वन, देखो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सीरीज, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस फिक्स होता है, एक नहीं एक तो आएगा ही आएगा। अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा, लेकिन आएगा, एक दो क्वेश्चन आएगा, आता ही है। 2014 में भी आया हुआ है, 2018 में भी जी आया। जी, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो भाई DSSB का फेवरेट हाँ जी, सब्जेक्ट हो तो गया। भैया आपको टेंशन ना लेनी है, यो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो चाहे प्रोबेबिलिटी हो, है ना, इसमें तो अपन बादशाह बना दूंगा। ये मैं खुद पढ़ाता हूँ, है ना, आपको पता होगा, कुछ बच्चों को शायद पता भी होगा, मेरे से पहले मैं क्लासेस लिया करता था जब मैं IIT कि JEE मेंस के बच्चों को पढ़ाया करता था, कोटा में था तो उस टाइम। फिर मैं दिल्ली में रिसेंटली आया ही था, तो मेरी खुद की भी अपनी ब्रांचेज थी दिल्ली में भी और यहाँ फरीदाबाद में। तो मेरे बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स हैं, पता नहीं कितने सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सिलेक्टेड है दिल्ली स्कूल में, है ना, तो मैंने उस टाइम पढ़ाया भी था। तो स्पेशली मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें तो मैं आपको बादशाह बना दूँ। और लॉगरिथम भी है क्या, ये देखो लॉगरिथम भी, हाँ लॉगरिथम, इसमें भी आप कि 4 से 5 क्वेश्चन की जिम्मेवारी तो मैं लेता हूँ, बाकी जिम्मेवारी मैडम आपको खुद लेनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी और भी टीचर्स वगैरह हैं जो आपको टेंशन लेना है, क्लासेस के नीचे टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ सब ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सबको पता है सेट थ्योरीज में हम पढ़ेंगे रिलेशन, फंक्शन, ऑपरेशन, टेंशन कुछ भी नहीं लेनी, ये पूरा बहुत मैंने हल्का आपको सिलेबस दिया हाँ है, जी, ठीक है ना। हाँ जी। आपको बस ये सिलेबस देखना है। मॉडर्न अलजेब्रा में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या पढ़ना है ना, नंबर थ्योरी, डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस, लीनियर अलजेब्रा, ये पूरा हमारा हो गया अलजेब्रा का टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड रियल एनालिसिस का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना था, काउंटेबिलिटी, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, सीरीज, सीक्वेंस एंड सीक्वेंस ऑफ सीरीज। नेक्स्ट है वेक्टर एनालिसिस। भाई देखो 2018 का जो पेपर था वेक्टर एनालिसिस से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन इतने इजी क्वेश्चन, अरे भाई जिसने 12th का वेक्टर का चैप्टर कर लिया, चल क्यों नहीं रहा ये पेन, 12th का वेक्टर का चैप्टर, सिर्फ NCERT पढ़नी थी उसे, सिर्फ NCERT। आओ सर, देखिए सिर्फ NCERT पढ़नी थी। वेक्टर को तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ NCERT पढ़नी है, कोई उसका RD शर्मा को आपको टच नहीं करना, क्योंकि वेक्टर ऑलरेडी थोड़ा बच्चों के लिए टफ सब्जेक्ट हो जाता है टॉपिक, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ NCERT करनी थी। 2018 में जो क्वेश्चन थे वेक्टर को नहीं छोड़ सकता था, तो 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो वेक्टर और 3D से पूछा गया था। क्या क्वेश्चन थे, फाइंड द यूनिट वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर्स, इतना तुच्चा क्वेश्चन है कि नहीं है, और पॉइंट का डिस्टेंस विद द प्लेन, 2 लाइन के बीच का एंगल,
इतना इजी क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ एनसीईआरटी से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एनसीईआरटी नहीं छोड़नी। क्यों नहीं छोड़नी भाई, 11th-12th को पढ़ाना है ना, तो एनसीईआरटी तो पढ़ाते हैं। तो सेम हमें एनसीईआरटी से ही वो पूछ रहे हैं वेक्टर क्वेश्चन। ऑपरेशन विद द वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर एप्लीकेशन, वेक्टर डिफरेंशिएशन, डाइवर्जेंट, ग्रेडियंट एंड कर्व। देखिए ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये मोस्टली पीजीटी में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। जब पीजीटी के लिए हम प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें ये वाले टॉपिक आ जाएंगे, लेकिन जब हम टीजीटी की बात करें तो ये वाला सेकंड टॉपिक को हम छोड़ देंगे, सिर्फ वेक्टर का 3D और वेक्टर लेंगे जो एनसीईआरटी का 12th का टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में कॉम्प्लेक्स नंबर का जो चैप्टर है उसी से ही पढ़ना है। उसका ट्रायंगल वाले डी मोवर्स थ्योरम, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन डाले थे 2018 और 2014 में भी, ठीक है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉची-रीमान थ्योरम से भी क्वेश्चन पूछा गया। आरओसी जो मैंने बोला, रेडियस ऑफ कन्वर्जन, वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कैलकुलस। कैलकुलस तो देखो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने देखा होगा 12th में भी हम कैलकुलस पढ़ते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन, लैग्रांजेस थ्योरम, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ द फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स, ये सारे के सारे टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। आपको एक एक टॉपिक करने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद हम आर.डी. शर्मा के ऑब्जेक्टिव्स पे जाएंगे। आर.डी. शर्मा खोल के मत बैठ जाना, हमें उसके ऑब्जेक्टिव वाला जो टॉपिक है ना वो करना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही तो सॉल्व करने हैं ना वहाँ पे, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आर.डी. शर्मा से उठाने हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, वो आपको उस पर जाना है और सब्सक्राइब करना है ना सर जी? हो गया मैम? हाँ हो गया, कैलकुलस हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये हो गया 3 डायमेंशन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कोन स्फीयर, ये सब हो गया। अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो देखिए मैं आपके बात बता दूं आपको, ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको मैं बता दूं, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे तरीके से करना है बिना कोई भी क्वेश्चन पटे हुए, ठीक है ना, तो आर.डी. शर्मा तो है ही जो करना है, लेकिन मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इसका एक नोट्स दूंगा, ठीक है ना। छोटी सी बुक है, अगर देखो मैडम आपने इन बच्चों को बताया कि एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो आईआईटी का लेवल है, आपने बताया। देखो ये आईआईटी का लेवल का मतलब ये मतलब ये नहीं है कि पूरा प्योरली 2021 में जो है आईआईटी लेवल ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये दिमाग में रखना है। ये हो गया है क्योंकि 2014 में भी ऐसे ही पूछा गया था, 2018 थोड़ा डाउन हो गया आईआईटी से, हाँ, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेशन but DSSB is inclining towards the IIT JEE, especially for the talk about say the mains level. Okay, so you have to do preparation. आपको जो preparation करना है, anyhow your preparations level should be the IIT JEE mains level, touch the mains level. Okay, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर हेयर। मैम ऑल्सो इस एग्ज़ाम को एकदम करने के बाद ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी टीचर रह चुकी है, रिजाइन देने के बाद आप सभी लोगों के साथ आई है। और दूसरी पॉइंट ये है कि मैडम ने ऑलरेडी नेट JRF वो भी ऑल इंडिया रैंक 47। अब सोचो जो मैथ्स में अपने आप में स्ट्रांग हुआ है ना, तो आपका पेपर सेकंड में तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पेपर 1 वाले बच्चे तो टेंशन फ्री होकर के ये सोचो कि आपका पेपर 1 क्वालिफाई करना होता है ओनली, ऐसा नहीं है सर, दोनों पेपर का दोनों काउंट होता है या तो दोनों में आप टेंशन मत लें। अगर आपके अंदर मैं बार बार कहता हूँ जिसमें है पढ़ने का हुनर वही बन सकता है। मैम बता दीजिए, दिल्ली में TGT PGT टीचर, दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर, अगर जिसमें है मेहनत करने का हुनर आप जरूर बन सकते हो दिल्ली में गवर्नमेंट टीचर। दिल्ली में ही क्या, कहीं भी अगर आप चाहे यूपी का ले लो, KVS ले लो, KVS का सिलेबस भी तो यही है सर, हरियाणा का ले लो, स्टेट लेवल टीचर ले लो, सबका सिलेबस हाँ जी। और आपके पास पैसा नहीं है, घबराने की टेंशन नहीं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, वी ऑल आर हियर, है ना। आप लोगों की दुआ से हम लोगों के पास ठीक ठाक है आज के टाइम में, खाने पीने के लिए सब कुछ है। कपड़े की तो बात ही मत करो, कपड़े के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें फ्री में कपड़े दे देती है ठीक है, तो आप इसकी टेंशन नहीं लेना, बस आपको पढ़ना है, मेहनत करना है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना, हमेशा कहता हूँ जो मेहनत से पढ़ता है उसका कद भी खूब बढ़ता है।
मेहनत का फल ही समस्या का हल है। आपके पास जो भी समस्या है वो बहुत सारी, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात करूं तो मेरी खुद की कई सारी स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में सेलेक्टेड हैं और कहती है कि सर मुझे पीजीटी का सर करना है, सर मुझे ये करना है, वगैरह अलग अलग स्कूल्स में टीचर्स हैं, ठीक है ना। और आप लोग बहुत, मुझे पता है, मैं सच बताऊँ ना, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से, मैडम मिनिमम कितने घंटे चाहिए पर टाइम पता, स्ट्रेटजी बता दीजिए। अगर हम पूरा फोकस होके करते हैं, क्योंकि अभी तो डेट डिक्लेयर हुआ नहीं है, अभी तो वैकेंसी आनी है कि नहीं है, तो अगर हम पूरा डेडिकेशन के साथ करें, अगर हम दिन में से 3 घंटे भी निकालते हैं तो बहुत है। 1 घंटे का मेरा लेक्चर और बाकी 2 घंटे आपको प्रैक्टिस, बस आपका हो जाना रेगुलर लेना। लेकिन ये मैडम जी ये 2 घंटे, ये ओनली पेपर 2 की बात हो रही है भाई, यो पेपर 2 की बात हो रही है, यो मत समझना कि पेपर 1 भी उसी में है। यो मैडम अपनी बात बतावे है, ठीक है, ये मैडम की अपनी बात है, तो आप उनको टेंशन नहीं लेना है। चाहे अगर आपने DSSSB के लिए सीरियस हो जाओ, इसका एकदम मैं क्या बताऊँ, पे स्केल तो इतना अच्छा है क्या मैडम, मस्त जॉब है, आपको क्या, बड़ी मस्त जॉब है। और ऐसे ही दिल्ली में रहोगे आप समझ ही सकते हो, और यूपी आपके पास ही है, बगल में हरियाणा तो है ही, और राजस्थान भी। एक बार आपको मेहनत करनी है, लग के लगन से करनी है ना। अगर हम सभी लोग बाद में निकालना है। हाँ, और वीडियो को शेयर जरूर करना है भाई, लाइक तो करो ना करो, लेकिन शेयर पहले कर दो। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना जो भी जैसा, औरों का भी भला कर, हम लोग आपके लिए भला कर रहे हैं। इतना सारा आप देख रहे हैं एक्सपेंसिव सिस्टम, यू कैन से ये सब कुछ है, तो हाँ आप लोग को शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो मैडम अब हम लोग एक और वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए स्ट्रेटजी, और आज प्रीवियस ईयर पेपर के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं ना। तो आपको मैं ये बता रहा कि किस ईयर कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, हाँ, वो वैसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगी, अगर बच्चों को जैसे हाँ, बच्चों ने डाउट पूछने हैं हाँ, तो और डाउट पूछना हो, क्लास का लिंक, PDF एवरीथिंग इसके नीचे टेलीग्राम का लिंक, मैडम का पर्सनल टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपको हमेशा क्लासेस की टाइमिंग मिल जाएगी, एवरीथिंग लिंक शेयर कर दिया जाएगा। बट आपको भी शेयर करना है, जितना भी ग्रुप्स है हर जगह है शेयर कीजिए, और ताकि कहीं भी क्लास में आना। हाँ एक बात और, हाँ किसी को भी जी एक बार, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये कितने भी मार्केट में बैठे ना, सब ठग बैठे हैं, सच बता दो। जो कह रहे हैं ना कि 4000 में पूरा सिलेबस पढ़ लो, ऐसा हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, इन्होंने कुछ नहीं करना। पैसा मैं भी पढ़ा चुका हूँ, मैं भी समझ सकता हूँ कि मुझे भी ऊपर से बहुत कहते हैं ना कि 4000 में आपको पूरा PDF रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे। नहीं 10,000 बार, हाँ कुछ नहीं मिलने वाला है, 4000 में भी मिल रहा है सर। हाँ अच्छा, ये टोटल उल्लू बनाने वाली बातें हैं, ये आपको जहाँ से वही, बस आपसे समझ रहे, पैसे क्यों देना, फ्री में पढ़ना, अपने को एकदम मेहनत करना है, एकदम मेहनत करना है, ठीक है। तो मैडम अब थोड़ा क्लास को बाय करते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों को कैसा लगा, मैडम आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच कि आप आए और हमारे बच्चों के लिए आपने कीमती टाइम दिया। स्पेशली मैं बहुत परेशान हो गया था जब से आया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा अपना डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, ठीक है ना। चेंज क्या, मैं पहले भी मैं आपको पता ही होगा, कुछ बच्चे होंगे, मैं पहले मेरे बैकग्राउंड के बारे में आपको सब पता होगा कि मैं पहले कैसे चीज़ के कहाँ वहाँ कैसे पढ़ाया करता था, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्यूचर टीचर। मैं डियर फ्यूचर टीचर, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जिसमें है मेहनत करने का हुनर वह जरूर बन सकता है दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल के टीचर। थैंक यू सो मच, बाय।